ओके, सो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बच्चा पार्टी हमारा जो नए चैप्टर का नाम है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो यार हाँ बच्चों कोई कुछ कह रहा है? तो देखो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर शुरू करने से पहले ही इसका जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, ये थोड़ा सा जान लेते हैं सो देट आपको आइडिया हो जाएगा यार हमें चैप्टर में ना देखने क्या वाला है। वो जानना सबसे पहले जरूरी है, ये जानने से पहले कि चैप्टर में क्या है। लेट्स से सेल की एक साइकिल है। सेल क्या है? हमारा बेसिक यूनिट है। अब बेटा ये जो सेल है, सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी बॉडी बनाता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यार ये आखिर जो सेल है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये आखिर स्मॉलेस्ट यूनिट भी तो कहीं से आई होगी। तो वो एक पूरी साइकिल होती है सेल की जो सेल को बनाती है। उसके अंदर सेल का डिवीजन होता है कि एक, आपने देखा होगा अगर एक सेल मर जाता है तो क्या उसके बाद दूसरा सेल नहीं आता? आता है। तो वो सेल डिवाइड होके कैसे एक सेल के बाद दूसरा सेल बनता है, दो सेल से कैसे चार सेल बनते हैं, चार सेल से कैसे 8 सेल, 16, ऐसे करके सेल कैसे मल्टीप्लाई होते चलते हैं, कैसे पेरेंट से डॉटर बनते चलते हैं, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले हर एक जो सेल होता है वो एक तो ग्रोथ शो करता है कि उसकी ग्रोथ होती होती है, और साथ में जो सेल है वो क्या शो करता है? रिप्रोडक्शन शो करता है। क्या शो करता है? रिप्रोडक्शन शो करता है। अब जो भी सेल है ना बेटा, वो उसके अंदर सेल डिवीजन होगा होगा रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? वो सेल डिवाइड होके रिप्रोड्यूस करता है। सेल डिवीजन मतलब लेट से ये एक सेल है, तो ये सेल क्या करता है? डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बनाता है। क्या बनाता है? दो डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या क्या है यहाँ पे? सेल डिवीजन। और जैसे ये इक्वल बने हैं तो ये क्या बोल देते हैं हम? इक्वल डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये डिवाइड हो रहा है एक सेल से, जैसे ये पेरेंट पेरेंट सेल है और इसका ये दोनों डॉटर सेल है। तो यार जब ये दोनों डॉटर सेल बन रहे थे, इस वक्त ना कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिन इवेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स से इस प्रोसेस के वक्त, इस प्रोसेस के वक्त होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, सेल की बेटा क्या होती है? ग्रोथ होती है। समझ पड़ रही है बात? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल की ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, और साथ ही ये देखने वाले हैं कि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल की ग्रोथ होती है तो वो कौन सी स्टेज में होती है, वो हम देखेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम। ठीक है, तो सेल साइकिल देखो, क्या नाम था चैप्टर का? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया। सबसे पहले जानते हैं आप सेल साइकिल क्या? क्या बेटा? सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल एक इवेंट है जिसके अंदर सेल क्या करता है? डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम, और अपना पूरा जो पूरा साइकिल है, होल प्रोसेस है जिसके अंदर वो अपने सेल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो सेल के अंदर होता है ना, जो कुछ भी बनाने करने का होता है वो सब बनाता है। बनाने के बाद वो डिवाइड होता है ना? जैसे ये वाला जो प्रोसेस है ये सेल डिवीजन का है, पर यहां से यहां तक एक इसकी साइकिल चली होगी ना बेटा, है कि नहीं? यस। पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने में उसकी एक साइकिल बनी होगी, है ना? तो वही उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को हम लिखें तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। ठीक है, इट्स जीनोम, synthesize other constituents of the cell। ठीक है,
and then divide into two daughter cell. ये समझ आया जो मैंने लिखा है? Yes, यही वो ma'am. चीजें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यार देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रहा है जिसके अंदर अपने आप को वो जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, अदर उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बनाने के वो बनाएगा और डिवाइड कर जाएगा दो सेल के अंदर. तो ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को नाम दिया गया है सेल साइकिल. ठीक है, तो यार ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब सबसे पहले वो सेल साइकिल को थोड़ा सा ना डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो इसके अंदर ना देखो क्या है, कुछ फेजेस होते हैं. क्या होते हैं बेटा? फेजेस होते हैं. तो फेजेस वो क्या क्या है वो थोड़ा देखेंगे. और इस चैप्टर को ना बच्चा आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना. थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको टफ लग सकता है, समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो पर इसको थोड़ा उस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, समझाएंगे, बाद में लिखने का काम बाद में करेंगे कि पहले डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको समझ भी आएगा कि आखिर है क्या. ठीक है, तो यार देखो ये जो सेल साइकिल है ये दो फेज में डिवाइडेड है. कितने फेज में? दो फेज में. एक फेज का नाम है इंटरफेज और दूसरे का नाम है Mitosis. ठीक है, एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. देखो अब ये जो इंटरफेज और एम फेज है ना ये पता है कैसे चलती है? दो एम फेज के बीच में एक इंटरफेज होता है. ठीक है, पहले आता है एक एम फेज, फिर आता है इंटरफेज और फिर आता है एम फेज. ऐसे चलती है साइकिल. ठीक है, अब ये जो एक्चुअल में हमारा सेल डिवीजन सेल साइकिल है इसके अंदर देखो आप मानते नहीं मानते हो, लेट से कोई भी सेल है वो पहले तैयार डिवाइड करने से पहले, जैसे ये मैंने आपको बताया ये है पेरेंट डॉटर सेल में जब इसको डिवाइड करना है तो पहले खुद के अंदर कुछ बनाएगा, खुद पूरी तैयारियां करेगा, फिर इन द एंड ये डिवाइड करेगा. हाँ कि ना? Yes, ma'am. Yes, ये पूरा प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया. जब वो एक पूरी तैयारी करेगा और एक जब वो डिवाइड करेगा. तो जब वो तैयारियां कर रहा है, जब वो तैयारियां बना रहा है, चीजें कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं तैयारी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरफेस या फिर रेस्टिंग फेज. नहीं रेस्टिंग फेज इसको नहीं बोलेंगे. ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे? तैयारी कर रहा है. इसके अंदर क्या करेंगे? सारी प्रिपरेशन जो होगी, क्या होगी? सारी प्रिपरेशन जो होगी वो करेगा डिवाइड होने से पहले या फिर अनडिवाइडिंग फेज. और फिर जब डिवाइड करना है वो कौन से फेज में होता है? हमारा डिवीजन एक्चुअली एम फेज के अंदर divide कर देता है. एक फेज में वो तैयारी करेगा, जिस फेज में वो तैयारी करता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस. और तैयारी होने के बाद अब वो तैयार है डिवाइड करने के लिए, उस फेज को हम बोलते हैं एम फेज विच इज डिविजिंग फेज. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो जब वो डिवाइड करता है ना, देखो सेल जैसे मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड पे बताया, सेल जब डिवाइड करता है तो दो उसके अंदर फेज के अंदर ये डिवाइड करता है. सबसे पहले चलो नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं, या फिर यही बताती हूँ, रुको. है ना, दो चीजें होती है. सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस. क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस. और फिर होता है साइटोकाइनेसिस. काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन. क्या होता है काइनेसिस? मतलब डिवीजन. अब कैरियो मतलब न्यूक्लियर. क्या? न्यूक्लियर. यानी कि न्यूक्लियर का डिवीजन होगा पहले. जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे. न्यूक्लियस में हमारे क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, साइटोक्रोम जो भी चीजें होती है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए होगा, वो सब डिवाइड होगा. ठीक है, पहले इनका अरेंजमेंट होगा, इनका डिवीजन होगा, तो दैट इज कैरियोकाइनेसिस. फिर हमारे आता है साइटोकाइनेसिस. साइटो मतलब क्या होगा? साइटोप्लाज्म. क्या होगा? साइटोप्लाज्म. लेट्स से मैं आपको बताती हूँ.
जैसे ये सेल है मेरा, अब इसको डिवाइड करके दो फेज में करना है। तो सबसे पहले ऐसे इसके अंदर अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट्स है, तो ये वाला जो न्यूक्लियस का डिवीजन है, अरेंजमेंट है ना, वो सब इसको हम कहेंगे क्या बेटा, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कि आप है ना, जैसे लेट से आप यहाँ पे जाके इसको लेट से सेल को यहाँ पे अलाइन करना है डीएनए को, ठीक है, तो ये कैरियोकाइनेसिस में आ गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब इस सेल को टूटना होगा दो पार्ट में। जो साइटोप्लाज्म है, आधा साइटोप्लाज्म इधर जाएगा और आधा साइटोप्लाज्म इधर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे जब साइटोप्लाज्म टूट चुका है, इट इज साइटोकाइनेसिस। हाँ के ना? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, मैम ma'am. ये दोनों एम फेज के हैं पार्ट्स? क्या बेटा? मैम ये दोनों एम फेज के पार्ट्स हैं? हाँ बच्चा, ये दोनों एम फेज के पास पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि एम फेज क्या है, डिविजिंग फेज है। तो एम फेज के अंदर ही ये सारा प्रोसेस चलेगा। और इंटरफेस में तो क्या बढ़िया तैयारियां चलेगी, खाना वो मतलब खाना क्या, सॉरी, जो भी चीजें तैयार करनी है डिवीजन के वक्त, जो चीजें चाहिए उसको तैयार करेंगे हम, ठीक है। और फिर डिवीजन के वक्त हम उन चीजों को अपने अपने डिवीजन के वक्त, जैसे मैंने लेट से क्या किया, इंटरफेस के वक्त मैंने इसको तैयार किया है, इनको तैयार किया है। अब जब असली में डिवीजन वाला फेज आया है, तो हमने इनको तैयार करके अपने अपने रेस्पेक्टिव डॉटर सेल में पहुंचा दिया है, ठीक है। Yes, ma'am. ये चीजें हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस। सबसे पहले जैसे देखो, मैं आपको बोलूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस चला है, मैंने आपको बताया इंटरफेस और एम फेस का। तो पूरी साइकिल के वक्त ना, जो 90 to 95% वाला पोर्शन है, वो हमारा इंटरफेज ही है। बस 5% हमारा एम फेज है। डिवीजन तो बस छोटे वक्त का है, फटाफट डिवीजन होके खत्म हो जाता है। पूरी जो तैयारियां वगैरह वाला प्रोसेस है ना, वो लंबा है। जैसे अपन घर में खाना बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि सब्जी वब्जी काटने में ज्यादा प्रोसेस है ना, टाइम लगता है ना, सब्जी छोकने में तो 2 मिनट लगता है, हाँ के ना? यस मैम। तो वही वाली चीज है, तैयारी करने में पूरा 95% टाइम लगता है। प्याज काटो, टमाटर काटो, अदरक काटो, धनिया काटो, सब काटो, है ना, दाल गलाओ, ये करो। बट छोंक लगाने में 5 मिनट लगा, सीटी लग गई, बन गया। बस वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो इंटरफेस जो है बेटा, वो कैसी हो जाएगी, लॉन्ग फेज हो जाएगी। और एम फेज कैसी हो जाएगी, Short. शॉर्ट फेज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? है ना? तो अब जैसे इंटरफेस है, इसके अंदर कुछ हो भी नहीं रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये मान लो रेस्ट ही कर रहा है वो, अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो इसको हम इनिशियली रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस के वक्त एक्चुअली देखो सेल क्या करता है, सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को। क्या करता है? सेल प्रिपेयर इटसेल्फ। आज बच्चों का, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किया उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट चुका है ना। तो देखो, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं बाय अंडरगोइंग, दो चीजें होती है, सेल की ग्रोथ करवाता है उस वक्त, ठीक है, और डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो मैम क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम सेल ग्रोथ कब करवाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन कब करवाएगा। तो ये जो इंटरफेज है, इसके अंदर भी कुछ सब फेजेस हैं, इसके कुछ पार्ट हैं, जिसके अंदर एक में सेल ग्रोथ होगी, एक में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। फिर ये जो एम फेज है, इसका भी सब पार्ट्स हैं अलग अलग। तो हम उन पार्ट्स को ही चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इंटरफेजेस के अंदर कौन कौन सी फेजेस आती है और एम फेज के अंदर कौन सी फेजेस आने वाली है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। No, ma'am. सोच लो।
की वाली पीडीएफ एक बार सेंड कर दोगे ग्रुप पे, विच पीडीएफ बेटा? जो अभी आपने कराया। अपलोड कर दूंगी ना मैं वहां पे। पीडीएफ में मतलब उसमें लिंक में। ओके। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। तो बच्चा पार्टी, मैं आपको जो बताने जा रही थी वो ये बताने जा रही थी कि ये जो हमारा फेज है, इंटरफेज, इसके अंदर फर्दर 3 फेजेस होती है। इंटरफेज के अंदर, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। इंटरफेज जो होती है उसके अंदर होगी 3 फेजेस। पहली फेज का नाम होता है जीवन फेज। कौन सी? जीवन फेज। और जीवन फेज का नाम होता है दूसरा गैप 1 फेज। ठीक है, दूसरी फेज होती है एस फेज, और एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। और तीसरी फेज जो होती है उसको हम बोलते हैं G2 फेज, या फिर गैप फेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। चलो, तो देखो अभी ये डायग्राम ध्यान से देखना है ना। इस डायग्राम को समझ जाओगे तो बहुत चीजें इजी हो जाएगी। देखो मैं समझाती हूँ आपको। मैंने आपको क्या बोला, ये पूरा सेल साइकिल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? सेल साइकिल का डायग्राम है। मैंने कहा सेल साइकिल में 2 फेजेस होती है, एक होती है इंटरफेज। तो बच्चा यहां से लेके यहां तक, ये जो दिख रहा है आपको यहां तक, दिस इज इंटरफेज। कौन सी फेज है? इंटरफेज। और मैंने क्या कहा, इंटरफेज में 3 फेज है। एक है G1 फेज, एक है S फेज, और एक है G2 फेज। अग्री? यस Ma'am. फिर मैंने कहा उसके बाद इंटरफेज के बाद शुरू होती है, यहाँ पे इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। इस फेज में इन्होंने तैयारी कर दी है। अब ये तैयार है M फेज के लिए, विच इज डिवाइडिंग फेज। कौन सी? डिवाइडिंग फेज। तो अब यहाँ पे देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो फेज है इसको हम बोलेंगे M फेज। क्या बोलेंगे? M फेज। मैंने आपको बोला था M फेज बेटा 2 फेज से कंबाइन बनती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, बताया था मैंने अभी आपको कैरियोकाइनेसिस, और एक मैंने आपको बताया था साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये पूरा जो है ना, देखो ये पूरा, यार ये पूरा है हमारा M फेज। M फेज में 2 फेज होती है। इतना वाला जो फेज दिख रहा है आपको यहां से यहां तक का, दिस इज ये वाला, ये है हमारा कैरियोकाइनेसिस, यानी उसमें 4 फेजेस होती है। और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। समझे? यस चलो मैं आपको ना यहाँ पे एक ग्राफ बना के भी दिखाती हूँ, सो दैट अब आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे देखो ये है सेल साइकिल। सेल साइकिल में बोलो कौन सी 2 फेज है? Interface और and एम। ठीक है, तो इंटरफेज में भी फर्दर कितनी फेजेस है? 3 नाम बोलो। G1 phase, S phase, G2 phase, G2 phase, ठीक है, और M फेज में कितनी फेजेस है? 5, पहले पहले बच्चा सब ऊपर से जो है वो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है ना, इसके अंदर आती है जो आप बोल रहे थे ना 4 फेजेस, यस वो जो आपको यहाँ पे नाम Yes, दिख रहे थे, ma'am. देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। एक होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज। और साइटोकाइनेसिस ही नहीं है टाइप्स कोई भी। नहीं बच्चा,
साइटोकाइनेसिस में सीधा साइटोप्लाज्म में डिवीजन है, जितनी तैयारी जो होना था सब हो चुका है, बस साइटोप्लाज्म अलग अलग कंपोनेंट्स को लेके अलग अलग हो जाएगा। ओके मैम। मैम कैरियोप्सिस न्यूक्लियस में होता है। क्या बेटा? हाँ, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन। ठीक है, यस मैम। तो देखो ये जो चार्ट है ये है आपका पूरा सेल साइकिल। देख लो, इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आखिर हमने ये तो देख लिया है कि इंटरफेज क्या होती है, एम फेज क्या होती है। अब हम देखेंगे G1 फेज में क्या होता है, अब हम देखेंगे S फेज में क्या होता है, अब हम देखेंगे G2 फेज में क्या होता है। अब हमने ये तो देख लिया कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, पर कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। मतलब ये जो मैंने मार्क किए ना, ये सब हम देखेंगे इनके वक्त आखिर क्या क्या हो रहा है, हमें ये जानना है। ठीक है, यस मैम। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। देखो, अब यहाँ पे भी देख लो, अब ये पूरा साइकिल भी समझ आ रहा होगा अब आपको अच्छे से। यस मैम। अब यहाँ पे एक टर्म और दे रखा है जो आप देख पा रहे होगे, G0। ठीक है, ऐसे दिख रहा है G0। ये भी बच्चा एक स्टेज होती है, ठीक है, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, G0 फेज। और G0 फेज को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। G0 फेज को हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज। ये वो स्टेज है जब जो हमारा सेल है वो सेल साइकिल में G1 फेज मैंने आपको बताया, S फेज बताया, G0 फेज, G2 फेज बताया। चलो मैं एक काम करती हूँ, G0 में आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम G1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? G1 से स्टार्ट करते हैं, हाँ के ना? यस मैम। अब ना देखो, आप ये भी देख पा रहे होगे इसमें 95% वक्त सिर्फ इंटरफेज ही चल रहा है, वो छोटू सा पोर्शन है बस। यस मैम। एम फेज तो देखो बस इतना सा पोर्शन है, बाकी तो हमारा इंटरफेज ही है, बस इतना सा एम फेज है, हाँ कि ना? तो और इस साइकिल से Yes, ये भी पता पड़ रहा होगा कि यहाँ से एम फेज शुरू है, ये पूरा इंटरफेस चल रहा है और यहाँ पे एम फेज खत्म है। तो अभी समझ आया कि मैंने शुरू में क्यों बोला था दो एम फेज के बीच में इंटरफेस आता है। यस मैम। यहाँ से देखो, है ना, यहाँ से क्योंकि एम फेज है और यहाँ पे भी एम फेज है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि दो एम के बीच में जो होता है वो होता है इंटरफेस। ठीक है, यस मैम ये पूरा सेल साइकिल का प्रोसेस है। हाँ बेटा, सेल साइकिल जो पूरी चलती है कि एक पेरेंट, ये जो मैंने आपको बताया, एक पेरेंट पहले कैसे अपने अंदर कंपोनेंट्स बनाता है, अरेंज करता है, और फिर डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। नए सेल कैसे आते हैं, तो पूरे नए सेल जो आए हैं, पूरे नए सेल की जो साइकिल चली है पहले, वो बता रहा है ये। ओके मैम। किसी और को कोई क्वेरी? नो मैम। चलो, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा फेज, गैप 1 या फिर G1 फेज। कौन सी? G1 फेज। बहुत इजी है। इस फेज में क्या होता है, जो सेल है वो क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बढ़िया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवा रहा है। आपको पता है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? यस मैम। यस मैम। जो भी सेल क्या केमिकल है? रिएक्शंस होते हैं। वेरी गुड। सेल क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्या कर रहा है इस वक्त सेल जो है? कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। सेल कंटिन्यूसली अपने साइज में भी बड़ा हो रहा है, साइटोप्लाज्म में भी बढ़ा रहा है, बट यहाँ पे इट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स DNA।
डीएनए को ये रेप्लिकेट नहीं करता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसको मैं आपको कह सकती हूँ डीएनए को बनाने का काम। ये मानो कि डीएनए को बनाने का काम या डीएनए की इंफॉर्मेशन जो होती है कैरी आगे, है ना, प्रोटीन के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आगे जो पास ऑन होती है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे सेल इंक्रीज इन साइज, साइज में भी बड़ा होएगा। ठीक है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनली भी जितने भी हैं वो भी बड़े होने लगेंगे धीरे 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 धीरे, जो भी है ना। बट यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनली बड़े नहीं होंगे वो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल, है ना, सब बड़े होंगे इनके अलावा। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ सेल के साइज के नंबर बढ़ने से नंबर में भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, मैम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल है, ये किसके अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं मतलब? लाइक सेल ऑर्गेनेली के अंदर आते हैं। हाँ बच्चा, अपने सेल ऑर्गेनली अपन ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ साइकिल पढ़ा था ना, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनली पढ़े थे अपन ने, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, सारे और भी पढ़े थे अपन ने, राइबोसोम, याद आ रहा है? I was not in लाइसोसोम, that class. याद आया? गोल्गी अपैरेटस, प्लास्टिड्स वगैरह याद आ रहे हैं आपको? ऐसे अपन ने पढ़े थे कुछ कुछ, Yes, ma'am. है ना, Yes. तो वो सारी चीजें हैं। तो ये मैम ये एक्सेप्शन वाली चीज एनसीईआरटी में नहीं दी। क्या बेटा? मैम ये जो एक्सेप्शन है जो ग्रो नहीं करते साइज में, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। नहीं, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है फेज, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज या फिर एस फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज या फिर एस फेज। इस वक्त बेटा क्या होता है, हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, मैंने क्या बोला, पिछले फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता था, बट यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, टेक प्लेस। और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेंट्रियोल वगैरह ये सब नहीं होते बनते और इनका साइज नहीं बढ़ता, पर यहाँ पे जैसे सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो भी होता है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पे लेट्स से डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट था वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल इन द सेंस, लेट से इस फेज से पहले मेरा डीएनए का अमाउंट था 2C, तो इस फेज के बाद जो डीएनए का अमाउंट है वो हो जाता है 4C। क्या हो जाता है? 4C, डीएनए का अमाउंट डबल। ठीक है, वहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बट क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या होता है, रिमेन सेम। लेट्स से इस फेज के पहले मेरा क्रोमोसोम नंबर था 2C, इस फेज के बाद भी मेरा क्रोमोसोम का नंबर होगा 2C। क्रोमोसोम नहीं होंगे डबल, क्रोमोसोम रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? यस मैम। जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। ठीक है, कि इस फेज के बाद डीएनए का अमाउंट डबल होता है और इस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर पर सेम रहता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम हाँ, मैम एक बार ये एस फेज रिपीट कर दोगे आप? कौन सा वाला? मैम एस फेज ये पूरा।
इस फेज के अंदर बच्चा क्या होता है, देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए डिवाइड करेगा, अपना इंफॉर्मेशन कॉपी करेगा। तो इस फेज के बाद जो डीएनए का अमाउंट भी है ना, वो क्या होता है, डबल हो जाता है। इस फेज के बाद क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम का अमाउंट उतना ही रहता है। लेट्स से मेरा क्रोमोसोम का अमाउंट इस सेल से, इस स्टेज से पहले 2C था, तो इस स्टेज के बाद भी 2C रहेगा। और अगर इस स्टेज के, और अगर डीएनए की मैं बात करती हूँ, अगर इस स्टेज से पहले डीएनए का अमाउंट 2C था, तो इस स्टेज के बाद उसका अमाउंट हो जाएगा 4C, विच इज डबल। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। अब मैंने ना दो चीज बताई, जैसे कि मैंने बताया जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन, तो डीएनए का अगर रेप्लिकेशन पूछा जाए तो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो होगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। ऑब्वियस है ना, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे हमारे डीएनए रेप्लिकेट करेगा और यहाँ पे सेंट्रियोल रेप्लिकेट करेगा और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, डीएनए सेल के साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट नहीं होता ना। तो जो जहां प्रेजेंट होता है वो वहीं रेप्लिकेट करेगा, वो वहीं अपना अमाउंट को जो भी करना है वो करना है उसको। ठीक है, Yes, समझ पड़ा? ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब आता है हमारा थर्ड फेज, जिसको हम बोलते हैं गैप 2 फेज और G2 फेज। गैप 2 या फिर G2 फेज। इज दैट क्लियर? इस फेज के वक्त हमारे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और हमारे क्या होता है बच्चा, सेल का ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ अकर। ठीक है, प्रोटीन बनेगा और सेल का ग्रोथ होगा इस वक्त। ठीक है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे आरएनए का भी सिंथेसिस होगा। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, दैट्स इट। हाँ, अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट फेज में, मैंने आपको मेंशन किया था यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं करते डुप्लीकेट, ये लिखा था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं करेंगे। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैम फिर ये कब करेंगे, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने अभी ये सब लिखे थे ना, ये सब मैंने आपको लिखा था है ना, इनका नंबर वहां पे नहीं बढ़ता, तो इनका नंबर यहाँ पे बढ़ता है, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, वहां पे उनका नंबर नहीं बढ़ता, उनका नंबर यहाँ पे बढ़ता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. वैसे क्योंकि ये आपको इसलिए याद रखना है कि देखो यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनली बढ़ते हैं, जीवन में सारे सेल ऑर्गेनली का साइज और नंबर बढ़ता है, इन तीनों का नहीं बढ़ता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का। पर हमारे G2 में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो आपको तीनों फेज समझ आई कि तीनों फेजेस में क्या चला है, कैसे चला है, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. चलो ठीक है, तो अब ना देखो मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज। तो बेटा इस स्टेज के वक्त पता है क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड ही नहीं करते, डू नॉट डिवाइड, यानी कि वो रेस्ट फरमा रहे हैं बढ़िया से एकदम। कैसे, या फिर जो सेल्स हैं वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जरूरत पड़ने पर डिवाइड करते हैं। लेट्स से आपको कोई हार्ट का बीमारी हुआ, तो आपके हार्ट के सेल्स को, उस वक्त आपके हार्ट के सेल में बीमारी होके वो सेल मर गए, तो अब क्या है, वो सिर्फ तभी रेप्लिकेट करेंगे जब हार्ट के सेल्स बनाने हैं। हर वक्त आपके हार्ट के सेल्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार जितने हार्ट के सेल्स बन गए, हर वक्त आपके हार्ट के सेल्स नहीं मर रहे, है ना। समझ पड़ा बात? कोई इंजरी हुई है, जैसे लेट से आपको इस्केमिक अटैक आया है ना, हार्ट में इस्केमिक अटैक आया है, तो आपके क्या हुआ, वो सेल्स मर गए,
उस वक्त आपके क्या होंगे बेटा, जी नॉट वाले जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज वो बढ़िया सोते रहेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. लीवर हर वक्त आपका सही है तो सारे सेल्स सही है। अब लीवर में कुछ बीमारी हुई है तो वो बोलते हैं लीवर खराब हो गया, तो लीवर में क्या धीरे धीरे आपके सेल्स खराब होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सेल्स खराब हो रहे हैं। तो जी नॉट वाला फेज क्या होगा, वो रेस्टिंग फेज है। जी नॉट से बाहर निकल के वो जीवन में आएंगे और फिर डिवाइड करेंगे, और उनको जब सोने जाना है तो सोने जाने के लिए वो जी नॉट में चले जाएंगे। जैसे हार्ट के सेल है, उनको सोना है, कुछ काम नहीं करना, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे पर कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो है जी नॉट। पर अब जैसे हार्ट के सेल्स मर गए, अब उनको है कि भैया ना आपको सेल बनाने पड़ेंगे, तो जी नॉट से निकल के वो किस में चले जाएंगे, जीवन में। फिर जीवन एस G2 फेज वो फॉलो करेंगे। फिर वो देखे आप थक गए, आप कोई सेल नहीं बनाना वापस से, अब वापस रेस्ट करने चलो, तो वो कौन से रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, जी नॉट वाले में। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, जिंदा रहेंगे, पर रेस्ट करेंगे, कुछ काम नहीं। अब वो देखेंगे कोई सेल फिर से मरा है, अब मुझे फिर से कोई सेल बनाना है, उठ के फिर वापस जीवन में पहुंचेंगे, जीवन एस G2। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो जी नॉट कौन सी वाली फेज है, सोने वाली, बढ़िया बिंदास वाली फेज है, ठीक है, Yes, ma'am. सोने वाली फेज। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. देखो अपन ने क्या देखा, अपन ने सेल साइकिल में शुरू किया था इंटरफेस और एम फेज, ठीक है। तो इंटरफेस के अंदर 3 फेज से जो अपन ने देख लिए, अब हमारे आते हैं एम फेज। एम फेज में सबसे पहले आता है हमारे कैरियोकाइनेसिस, फिर आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में मैंने क्या बोला, 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये बेटा ना 4 फेज ऐसी है जिसके अंदर आप पूरे के पूरे, जैसे बोल सकते हैं ना, घूम जाओगे, पूरे के पूरे क्या हो जाओगे, घूम जाओगे। तो इससे पहले जब हम ये शुरू करेंगे, कर रहे हैं, है ना, एक सेकेंड, मैम प्रोफेज में भी 2 फेज होती है, अर्लियर और लेटर। किसकी? प्रोफेज में। हाँ जी बेटा, बेटा पूरा टाइम तो होने तो क्लास का खत्म, एक्सीड की तो बात ही नहीं आती। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम? Yes, ma'am. देखो, तो मैंने आपको बोला 4 फेजेस हैं। मैं आज आपको देखो क्या बताने जा रही हूँ, आपको एक मैं होमवर्क दूंगी, क्योंकि ये अगर मैं सीधा आपको बताने बैठी ना तो ये नहीं हो पाएगा आपसे, और आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको ये 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये आपको चारों के चारों जो फेज है ना, नेक्स्ट क्लास जो कि कल है, एनसीईआरटी से एज इट इज आपको पढ़ के आनी है, ठीक है, रट के आनी है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको समझा रही हूँ, पहले देखो कैसे। सबसे पहला है प्रोफेज। तो क्या आपको प्रोफेज में दिख रहा है कि सारी चीजें जो है वो सारी टूट के अभी अलग अलग है, कंडेंसेशन होना इनको शुरू हुआ है, अभी हल्की हल्की ब्लरी ब्लरी सी हैं चीजें। तो ये ब्लरी ब्लरी सी चीजें हैं हमारे क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम का क्या होने वाला है, अभी कंडेंसेशन होने वाला है। तो अब आप देखो अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज में अभी क्लियरली आपको देखो क्रोमोसोम दिख रहे हैं बेटा। मैम। तो ये कंडेंस होके अभी धीरे 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 अभी आपको दिखने लगेंगे, यहाँ तो दिख ही नहीं रहे थे, अभी ये धीरे 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 दिखने लगेंगे। अभी यहाँ पे देखो न्यूक्लियर एनवलप भी था, ये तो सेल है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, धीरे धीरे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप भी टूट रहा है, देख रहे हो? यस मैम। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज खत्म। अब हमारा शुरू होता है सेकेंड फेज। प्रोफेज के बाद होता है एनाफेज, मेटाफेज। कौन सा? मेटाफेज, ठीक है।
अब इसके अंदर देखो क्या होता है, अब आप देखोगे ये बस ऐसे फैले हुए हैं, देखो 2 रेड कहीं भी पड़े हैं, 2 ब्लू वाले कहीं पे भी पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम। तो अब ये क्रोमोसोम को बच्चा क्या करना है, एक लाइन पे अरेंज करना है हमें। भैया अरेंज करना तो जरूरी है, आपको आगे सेल में पहुंचाना है, तो कहीं से कुछ भी तो नहीं पहुंचा देंगे हम। अगर हमने लेट से अगर आज साइटोप्लाज्म यहाँ से काटा तो पता पड़ा ये आधा चला गया, ये चला गया, ऐसे तो नहीं। आज हम अगर इसको देखो ऐसे काटेंगे तो इक्वली इक्वली चीजें जाएगी कि नहीं जाएगी? यस मैम। तो इसीलिए हमें इसे अरेंज करना जरूरी है। तो प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। इसके अंदर देखो अब यहाँ पे ना कुछ स्पिंडल फाइबर इसे बोलते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एक स्ट्रक्चर बना है एस्टर, ये स्पिंडल फाइबर बने हैं। ये स्पिंडल फाइबर की मदद से ये जो क्रोमोसोम है इसको एक एंड पे अलाइन कर रहे हैं, एक सेंटर में ये इनको अलाइन कर दे रहे हैं। और ये देखो ये एक प्लेट बन चुकी है एक बीच में जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट ये बीच में आ चुके हैं, हाँ के ना? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यार मेरे को ना डायग्राम नहीं मिल रहा, एक तो इसका वाला पूरा वाला, आई एम जस्ट लाइक कि मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, मिल गया। ठीक है चलो देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पे देखो अभी सेल थे, ये जो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम अभी बीच में आके अलाइन हो गया, 2 रेड और 2 ब्लू। अब देखो क्या होगा, एनाफेज के वक्त ये जो बीच में अलाइन थे अब ये क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दोनों अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। अभी आपने देखा ये रेड वाले, चलो मैं आपको कलर से ही बताती हूँ, रेड वाले ऐसे थे, ऐसे जुड़े हुए थे, ये ऐसे करके थे, ये देखो 4 है ये स्ट्रक्चर, 4 है। यस मैम। जिसकी नजरें कमजोर है ये देखो। अब देखो क्या होता है, एक रेड वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा और इसका एक रेड वाला पार्ट नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। वहीं ब्लू वाला एक पार्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा और वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। नेक्स्ट के अंदर एनाफेज में देखो यही होगा। हो रहा है कि हो रहा है एनाफेज में ये देखो। यस मैम। इनको अलग कर दिया, ये सिस्टर्स होती है, इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब ये स्प्लिट होके अलग अलग जा रहे हैं, अपोजिट एंड पे जा रहे हैं। और एक टाइम आता है बेटा जब वो अपने अपने अपोजिट एंड पे पहुंच जाते हैं ना, तो सब देखो आपको नहीं बोलते वो डिसॉल्व हो चुकी हैं चीजें अपने अपने एंड पे पहुंच के, ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ मिक्स हो गया, इतनी शायद गर्मी दे दिया, क्या कर दिया कि वो डिसॉल्व हो गया। अब वापस सारे वहीं पे डिसॉल्व होने के बाद डीकंडेंस हो गया। एक्चुअली बेटा क्या हो गया, ये पहले वो कंडेंस हुए थे, कंडेंस मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म में आए थे, अब वापस अपने अपने अपोजिट फॉर्म पे पहुंच के क्या हो चुके हैं, डीकंडेंस हो चुके हैं। और उसके बाद वापस इनके अराउंड देखो एक मेम्ब्रेन आ चुका है। आ गया नहीं आ गया है? तो अब क्या इसके अंदर एग्जैक्ट इक्वल प्रोपोर्शन है या नहीं है? यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। तो अब इसके बाद हम क्या करवाएंगे, ये है कैरियोकाइनेसिस। सारी क्रोमोसोम के टर्म में बात की हमने, तो ये है कैरियोकाइनेसिस। तो अब जब ये अपोजिट एंड पे पहुंच जाता है ना, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ये था तो एक ही सेल, इस सेल में यहाँ पे डिवीजन होता है और उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। समझ पड़ी बात? यस मैम। जो चारों फेज थे आपको समझ पड़ा, उन चारों फेज में क्या चला है आखिर? तो अब ना देखो, अगर मैं आपको सीधा अगर ऐसे पढ़ाना शुरू कर दी कि देखो प्रोफेज में ये होता है, मेटाफेज में होता है, एनाफेज, टीलोफेज, आप कभी नहीं समझ पाते। तो अभी आपको रफ आइडिया हो चुका है कि इन फेजेस में आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। आइडिया पड़ गया ही नहीं पड़ गया है? यस मैम। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आप देख लोगे सिर्फ 2 पेज है बेटा, सिर्फ 2 पेज है, इतना सा आपको पढ़ना है। जो एज इट इज मैंने पेज ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे, 2 पेज आप एज इट इज पढ़कर आना। एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं पहली बता रही हूँ, 2 बार में समझ नहीं आएगा, मैं पहली बता रही हूँ, तीसरी बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसको एक बार में आ जाए वो तो बहुत ही बढ़िया, वो तो महान है फिर। ठीक है,
तो इसको 1-2 बार पढ़ना, फिर मैं आपको इसको कल बताऊंगी। तो क्या होगा, आपको पूरी चीजें, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने रिवाइज की है और मैम ने जो बोला है वो मुझे समझ आया है। नहीं तो ये चैप्टर बच्चे छोड़ देता है, और आई डोंट वांट कोई भी चैप्टर को स्किप करे, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बच्चे बाद में तुक्के ही मारते रहते हैं, फिर ओ अच्छा हाँ हाँ होता है, बट उनको नहीं पता क्या होता है, उनको नहीं पता उनके साथ क्या हो गया एक्चुअल में। ठीक है, यस मैम। तो ये चीज है, ध्यान रखना, पढ़ के आना कल इसको। ठीक है, कल है ना आप लोगों का क्लास? मैम इस चैप्टर में से कुछ कटा नहीं है ना? कुछ करना नहीं है मतलब? कुछ मैम डिलीटेड क्वेश्चन तो नहीं है इस चैप्टर में? कौन से क्वेश्चन नहीं है? मैम डिलीटेड पोर्शन। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और अगर ये डिलीटेड होता भी ना तब भी आपको करना ही था, क्योंकि ये बेसिक है ना, बेसिक चैप्टर है ये। अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो पूरी बायो उड़ गई है, पूरी बायो उड़ गई 11-12 दोनों की। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको वो शेयर कर दिया है, गूगल फॉर्म भरो और फटाफट फटाफट क्लास लीव करते हैं और कल मिलते हैं अपन। ठीक है बच्चा पार्टी।